नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वाराणसी. Welcome you to my new series of videos related to business law, and this video is part 3 of the offer. In previous two videos, in first video I have discussed about the basic concept of the offer and how to make an offer, and the second video we have discussed, I have discussed in second video the classification of offer, different kinds of offer, and this one is very important because in this video I am going to discuss about legal rules for valid offer. वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन सारे लीगल रूल्स क्रिस्टल क्लियर होंगे, निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आएंगी. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट लीगल रूल इज फॉर द ऑफर. बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक बार फिर से बार बार हर वीडियो में, ऑफर के हर वीडियो में शुरुआत मैंने इसलिए की है कि ऑफर एक बार आपको डेफिनेशन पता चले. ऑफर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल. There are three important things in the case of offer. The offer must be one person to another person, one person to another person. Second one is it must be an expression of readiness or willingness to do something or abstain from doing something. किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए. And with the view to obtain the assent, सामने वाले से सहमति लेने के आशय से की गई बात. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑफर. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट लीगल रूल इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इन द केस ऑफ वैलिड ऑफर, ऑफर मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. कभी भी अगर इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑफर के केस में नहीं है तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा. इट मे बी क्रिएटेड सोशल रिलेशनशिप, सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप. तो सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट कंसीडर एज अ वैलिड ऑफर. क्यों? मान लीजिए आपको किसी ने शादी में निमंत्रण दिया, शादी के लिए निमंत्रण दिया और बोला कि आपको सपरिवार आना है. तो आपने बोला ठीक है हम आएंगे. तो आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आप उस शादी के दिन नहीं गए. The person who invited you, is he entitled to recover our compensation? भाई जो उसका पैसा खर्च हुआ है, 10 लोगों की व्यवस्था करने में, आपके परिवार से 10 लोग जाने वाले थे, खाना पीना नाश्ता ये सारी व्यवस्था उसने की थी, तो वो तो उसका लॉस हो गया. तो क्या वो इंटाइटल्ड है आपके ऊपर क्लेम करने के लिए? आप भी जानते हैं कि नहीं. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इट मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आप कल मैंने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था. आपके दो मित्र हैं, वो गए मूवी देखने के लिए, आपको कॉल किया, यार तुम भी आओगे मूवी देखने? बोला हाँ यार आएंगे. टिकट ले ले तुम्हारा? हाँ ले लो हमारा टिकट. तो आपने टिकट, उसने, आपके मित्रों ने टिकट ले लिया, सब बुकिंग कर दिया और टिकट भी नाश्ते वास्ते के साथ पूरा लिया. तो उसके बाद हुआ क्या कि आप नहीं गए मूवी देखने. तो क्या आपके जो मित्र हैं, आर दे इंटाइटल टू रिकवर द मनी टू यू? आर दे इंटाइटल टू सूट अगेंस्ट यू? आपके खिलाफ मुकदमा दायर करके आपसे पैसा रिकवरी कर सकते हैं? नो. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दिस ऑफर इज इंटेंट टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप. तो जब भी हमारा ऑफर होगा, इसे कॉमर्शियल ऑफर है. आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश. तो दिस इज कॉमर्शियल ऑफर. यहाँ पे क्या है? इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है. यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है. इट मीन्स जितने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है. एंड द सेकेंड वन इज सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस. हमेशा द ऑफर मस्ट बी, इट शुड बी सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स. हमेशा ऑफर हमारा सर्टेन होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा स्पष्ट होना चाहिए. कैसे? मान लीजिए
एक एग्जांपल ये भी पीसी तुलसियान जी के बुक से मैंने लिया है कि देयर इज वन ऑयल डीलर हु डील इन अ सेवरल काइंड ऑफ ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एनी अदर ऑयल। और मैं गया, मैंने बोला कि भाई मेरा ऑर्डर है 100 टन ऑयल का, ऑर्डर मैंने दे दिया। अब ये ऑर्डर इज इट सर्टेन और नॉट? भाई आप तो कहेंगे भाई 100 टन है तो सर सर्टेन है, लेकिन ये है सर्टेनिटी, लेकिन क्या ये क्लियर हुआ कि कौन सा ऑयल चाहिए? नहीं, ये बात क्लियर नहीं हुई। हो सकता है आपको कोकोनट ऑयल चाह रहा हो और मस्टर्ड ऑयल डिलीवर हो जाए। तो इट इज व्हाट, इट इज नॉट सर्टेन, इट इज अनसर्टेन। तो हमेशा सर्टेनिटी होनी चाहिए। यू मस्ट बी स्पेसिफाई विच ऑयल, कौन सा ऑयल है ये आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर केवल वो एक ही ऑयल में डील कर रहा है और आपने ऑर्डर दिया कि 100 टन ऑफ ऑयल, वो केवल मस्टर्ड में डील करता है, तो इट इज क्लियर, तब ये सर्टेन है कि जब एक ही प्रकार के ऑयल में डील करता है और आपने 100 टन ऑफ ऑयल का ऑर्डर दे दिया, तो इट इज सर्टेन कि भाई मस्टर्ड ही वो भेजेगा क्योंकि उसी में डील करता है। सेकेंड वन इज अनएम्बिगुअस। कई बार ऐसे होते हैं, हमारे आपके साथ भी होते होंगे, हमारे साथ भी हैं, कि मान लीजिए आपने रूम पेंट कराया या रूम पेंट कराने जा रहे हैं, तो बोला कि ये देखिए हमारे 4 रूम हैं, इसको आपको पेंट करना है, बताइए कितना पैसा लगेगा। तो वो बोलता है कि भाई आप सोच समझ के आप जो देंगे ठीक ही देंगे, सोच समझ के आप दे दीजिएगा। ठीक है, सोच समझ के दे दीजिएगा, तो ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस भी ये क्या है, ये अनएम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस है, ये स्पष्ट नहीं है। वैसे ही ऑफर के केस में मैं अपनी कार 1 से 1.5 लाख रुपए में बेच दूंगा। 1 से 1.5 लाख मतलब कितना? 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 40,000, 1,45,000, कितने में बेचना चाहते हैं? 1,48,000। तो क्या है, इट इज नॉट अ क्लियर, इट इज नॉट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, ये एम्बिग्यूअस है, इट इज नॉट अनएम्बिग्यूअस। देन ऑफर शुड बी सर्टेन एंड अनएम्बिग्यूअस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज different from mere declaration of intention. Different from mere declaration of intention. Now we need to understand what is the meaning of mere declaration of intention. Mere declaration of intention क्या है? Mere declaration of intention ये है कि केवल कह देने के आशय से। 2 एग्जाम्पल देंगे, एक लीगल और एक आपको जो जल्द समझ में आ जाए। मान लीजिए कि मैंने मजाक में ही कहा कि यार मैं अपनी कार से परेशान हो गया हूं, 10-20 हज़ार भी मिलेगा तो बेच देंगे। तो 10-20 हज़ार भी मिलेगा तो बेच देंगे। मान लीजिए कोई मित्र हमारा खड़ा है, बोला कि ठीक है चलो हम 20 हज़ार रुपये देते हैं, दे दो हमको कार। तो क्या आप दे देंगे 20 हज़ार रुपये में कार? नहीं, क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ पे, विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट नहीं है, और दिस डिक्लेरेशन इज कंसिडर एज अ मेयर डिक्लेरेशन। दिस डिक्लेरेशन इज कंसिडर एज अ मेयर डिक्लेरेशन। केवल कह देने के आशय से, हमारी ये इच्छा नहीं थी कोई एक्सेप्ट करे इस ऑफर को, केवल कह दिया, तो दिस इज कॉल्ड मेयर डिक्लेरेशन। तो मेयर डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एक लीगल एग्जांपल देता हूं आपको कि देयर इज वन ऑक्शनर, नीलामी हो रही थी। ऑक्शनर ने एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में कि इस डेट में इस टाइम पे हम ऑक्शन करेंगे, हमारे जितने बिल्डिंग की फर्नीचर्स हैं उसको हम बेचना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड था, हु इज इंटरेस्टेड टू परचेज, वो तैयार हो गया और वो उस टाइम पे वहाँ पहुँच गया, और वो 50 किलोमीटर दूर से आया था अपना कार लेके। तो आया वहाँ पे और देखा कि ऑक्शन जो था वो कैंसिल हो गया। ऑक्शन कैंसिल हो गया मतलब नीलामी अब नहीं होगी। उतना दूर से पैसा वैसा लगा के आया, सब उसके खर्च हुए। तो अब प्रश्न ये है कि दिस पार्टिकुलर पर्सन, इज ही इंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस? नो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इज कंसीडर एज अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। तो इट्स अ मेयर डिक्लेरेशन। तो ऑफर क्या होना चाहिए? ऑफर हमेशा कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। हमेशा मेयर डिक्लेरेशन कभी भी वैलिड ऑफर नहीं होगा, मतलब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ वन, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन मीन्स the offer must be communicated to the person to whom the offer is made. उस व्यक्ति को ऑफर को कम्युनिकेट करना अनिवार्य है जिसके लिए ये ऑफर बनाया गया है. बड़ा ही फेमस केस है लालमणि शुक्ला और गौरी दत्त. भाई लालमणि शुक्ला और गौरी दत्त के बीच में ये केस था. तो एक मालिक थे और एक नौकर था. तो मालिक साहब का क्या हुआ कि एक उनका भतीजा खो गया. बड़ा खोज के परेशान हैं और सब लोग गए खोजने, उनका नौकर भी गया खोजने. खोजा और वो लड़का मिल नहीं रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि एक इनाम अनाउंस किया, एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी बच्चे को खोज के लाएगा उसको हम 5,000 रुपये देंगे. वैसे ये बात उनके नौकर को भी बाद में पता चली. अभी पता नहीं था उसको कि 5,000 रुपये मिलने वाला है. और संयोग से वो लड़का, उनका भतीजा, उस नौकर को ही मिल गया. और वो लेके वापस आया और उनको बोल दिया कि भाई मालिक ये मिल गया आपका भतीजा. बोले बहुत बढ़िया. और उसको फिर पता चला कि नहीं, इस पर 5,000 इनाम भी है. तो बोला कि अब 5,000 रुपये हमको इनाम दीजिए. तो वो बोले कि हम तुमसे कहाँ कहे थे, तुमसे बोले थे हम. तो बोले नहीं, आप तो बोले ही थे. तो बोले कि तो वो देने के लिए तैयार नहीं हुए. तो नौकर ने क्या किया कि इज ही इंटाइटल्ड टू शूट द फाइल अगेंस्ट द ओनर, क्या मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके बारे में बाद में डिसीजन लेंगे. उसने मुकदमा दायर किया कि 5,000 रुपये की रिकवरी के लिए उसने मुकदमा दायर किया. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह कहा कि दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर फॉर यू बिकॉज ये ऑफर आपसे कम्युनिकेट नहीं हुआ है. तो इट मीन्स द कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द केस ऑफ वैलिड ऑफर. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन टू whom it is made. ये महत्वपूर्ण बात है कि ये बात जो भी ऑफर बनेगा वो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट शुड बी कम्युनिकेटेड. तो कम्युनिकेशन इज द ऑल्सो essential element, are legal rules for the valid offer. Now the next one, non-terms, no term the non-compliance of which amount to acceptance. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. No terms the non-compliance, कोई भी टर्म्स कंडीशन आप नहीं लगा सकते जब आप ऑफर दे रहे हैं. नॉन कॉम्प्लायंसेस या कोई कुछ नहीं करेगा तो आप अपने से नहीं मान सकते हैं. मान लीजिए कि मैंने अपने मित्र को बोला, मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई देखिए भाई मनीष जी, हम आपको अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं और अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर नहीं बताया तो हम ये मान लेंगे कि आप हमारी कार परचेज करेंगे. मतलब हम ये मान लेंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. तो दिस इज नॉट कंसीडर एज ए वैलिड ऑफर. उनसे तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उनके तरफ से नॉन कंप्लायंसेस था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो अपने से एज्यूम करके कोई एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते. तो दिस इज कंसीडर एज ए इनवैलिड ऑफर. तो दिस इज द मीन्स ऑफ नो टर्म्स नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस. तो जब तक कोई कंप्लायंसेस ना हो, कोई टर्म ना हो, आप अपने से प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया. आप अपने से ही बना लिए कि 1 हफ्ते में आप नहीं करते तो हम मान लेंगे कि आपका एक्सेप्टेंस है. तो ये भी गलत है. तो मतलब वैलिड ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस उधर से आना चाहिए. वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए. समझ में आ गई बात? तो दिस इज अबाउट no terms the non compliances of which amount of acceptance. And the last one, communication of special terms. Communication of special terms is applied in the case of big company like railway, ship company, insurance company, banking company. इनके साथ ये special terms and condition क्या communication होता है. तो इससे रिलेटेड हम आपको 2 केस बताते हैं. 2 केस बताएंगे और ये दोनों केस से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है. यहाँ पे एक व्यक्ति था जो पानी के जहाज से यात्रा कर रहा था, शिप से. उसने टिकट खरीदा और अपना सामान सारा ला के रख दिया रूम में और बाहर जहाज पे टहलने निकल गया. उसके बाद जब आया रूम में तो देखा कि उसका सब सामान गायब है.
तो उसने कहा अरे यार हमारा सामान कौन चोरी कर लिया, उसने कंप्लेन की, सामान उसका नहीं मिला। तो उसने कहा कि इस जहाज से हमारा सामान गायब हुआ है और अब हम आप जो शिप का जो मैनेजर है, जो शिप का मालिक है, उससे हम ये पैसा रिकवर करेंगे। वो उसके पास गया टिकट लेके कि देखिए हमने ये लिया है। तो उसने कहा कि टिकट को पलटिए, पीछे क्या लिखा हुआ है। लिखा था कि आपके सामान खोने और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो बोला यार ये तो हम पढ़ ही नहीं पाए, ये पीछे लिखा हुआ था। तो अब प्रश्न ये है कि क्या वो पर्सन जो ट्रेवलर था, इज ही इंटाइटल टू सूट अगेंस्ट द शिप कंपनी, or is he entitled to recover the loss, his loss? Yes, कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन यहां लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया था। एक बात छोटी सी बदल दी जाती तो काम हो जाता। केवल टिकट पे ये लिख देता कि सी बैक, कृपया पीछे देखें। अगर ये इंटेंशन क्लियर होता कम्युनिकेशन का कि पीछे निर्देश दिए गए हैं, इतना ही ऊपर लिख देता केवल टिकट के, तो ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मान लिया जाता। लेकिन कोई भी इंटेंशन नहीं था प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का। तो उस में जो ट्रेवलर था वो व्यक्ति, वो अपने सारे सामान के पैसा जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी कंपनी से किया। समझ में आ गई बात? तो केवल लिख देने से काम नहीं होगा, इंटेंशन भी आपका होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसे ही एक रेलवे का केस है। रेलवे के केस में क्या था कि क्लॉक रूम आप लोग जानते हैं ना, अमानती घर। तो वहां पे लिखा गया था कि भाई आप टिकट हमने खरीदा और बैग रख दिया। उसमें लिखा गया था कि पीछे दिए गए निर्देश हैं। तो हमने पढ़ा, उसमें लिखा गया था कि आपकी सामान की मैक्सिमम रिकवरी 5,000 रुपए तक ही दे होगी, मतलब 50,000 ही वो रिम्बर्स करेंगे। तो सॉरी 5,000 ही रिम्बर्स करेंगे। तो उस केस में क्या हुआ कि सामान खो गया। सामान खोने के बाद उसमें हम महंगे सामान भी रखे थे, लगभग 15-20 हज़ार रुपए का सामान था। तो हमने रेलवे कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया कि आप हमको पैसा दीजिए, हमारा तो इतने का सामान खोया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पीछे दिए गए निर्देश लिखे गए थे और उसमें यह भी लिखा गया था कि कृपया पीछे देखें, और उसमें लिखा गया था कि 5,000 रुपए तक ही लिमिट है। तो उस केस में वो पर्सन he is not entitled to recover the whole money, whole loss. He is only entitled to recover the 5,000, क्योंकि यहां स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया था। समझ में आई बात? तो दैट्स ऑल अबाउट लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।